नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातम च। प्रभात वेला में सुप्रभातम कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन। सुप्रभातम के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ नीतीश भारद्वाज। आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह अंक। हमारा यह सुप्रभातम कार्यक्रम भारतीय चिंतन, मनन एवं दर्शन पर आधारित कार्यक्रम है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कालबोधक पंचांग, जीवनोपयोगी सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित प्रभाग, बात करते हैं स्वास्थ्य व योग की और साथ ही कराते हैं भारतीय भाषाओं के मूल में विद्यमान संस्कृत भाषा का अभ्यास। यहाँ ऐसी प्रामाणिक जानकारियाँ जानने को मिलती है जिससे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की सही दिशा पहचान पाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं समय चक्र को, अर्थात सुप्रभातम के पहले प्रभाग आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, बुधवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। पंचांग के बाद अब क्रम है जीवन हेतु उपयोगी शिक्षाओं को सुभाषित के माध्यम से जानने का। भारतीय परंपरा में सुभाषितों को शिक्षा को बहुमूल्य कहा गया है, क्योंकि सुभाषित या शिक्षाएं जीवन के प्रत्येक चरण में प्राणी मात्र को सदाचरण की शिक्षा देते हैं, सन्मार्ग की ओर ले जाने वाले ये सुभाषित। आज का सुभाषित भी हमें बता रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति का वास्तविक कारण हमारी क्रिया ही होती है, अतः मनुष्य को सतत क्रियाशील रहना चाहिए। आइए सुन लेते हैं आज का सुमधुर सुभाषित और जान लेते हैं इसका अर्थ हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में। न वेशधारणं सिद्धे कारणं न च तत्कथा क्रियैव कारणं सिद्धे सत्यमेतन्न संशयः। सिद्धि का कारण न तो योगियों का वेश धारण करना है और न ही योग का कथन मात्र। सिद्धि का कारण तो क्रिया है और यह ही निश्चित सत्य है। The reason for achievement is neither wearing the dress of yogis nor just the statement of yoga. Action is the cause of accomplishment, and this is a definite truth. भारतीय वास्तुकला, विज्ञान एवं प्राचीन मंदिर निर्माण कला से परिपूर्ण कर्नाटक प्रांत में भगवान शिव का होयसलेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में लगे पत्थरों, शिल्पकारी और नक्काशी देख विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ बने स्तंभों को देखकर लगता है कि उन्हें आज के औजारों से बनाया गया है। पत्थरों को इंटरलॉकिंग की विधि द्वारा यह मंदिर आज भी टिका हुआ है। इस तरह की वास्तुकला का ज्ञान हमारे भारतीयों के पास था, जिससे हम आज भी प्रेरित होते हैं। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय वास्तुकला खगोल विज्ञान, संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता में एक मजबूत नींव है। भारतीय ज्ञान परंपरा पुरातन युग से बहुत समृद्ध रही है। भारतीय वास्तुकला, विज्ञान एवं प्राचीन मंदिर निर्माण कला से परिपूर्ण कर्नाटक प्रांत के हासन जिले के हलेबीड नामक स्थान पर भगवान शिव का होयसलेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में लगे पत्थरों की शिल्पकारी और नक्काशी देख सभी विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ बने स्तंभों को देखकर लगता है कि उन्हें आज के औजारों से बनाया गया है, लेकिन होलेश्वर मंदिर बना था 900 साल पहले। परंतु इस मंदिर को बनवाने के लिए हजारों साल पहले इस्तेमाल की गई एक नायाब अर्थात दुर्लभ तकनीक। पता नहीं इसे बनाने वालों ने इस इमारत की कल्पना कैसे की होगी और इसे कैसे बनाया होगा। यह मंदिर कर्नाटक प्रांत के हलेबीड नामक स्थान पर स्थित है।
हलेबीड का प्राचीन नाम द्वार समुद्र था, जो राजा विष्णुवर्धन के समय होयसल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। होयसल राजाओं ने अपने शासन काल में लगभग 1500 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित थे। होयसल राजाओं और साम्राज्य के नाम पर बना होयसलेश्वर मंदिर भी उनमें से एक है, जिसका निर्माण सन 1121 ईस्वी के आसपास में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन ने कराया था। की संरचना राजा के एक अधिकारी केटा ममल्ला के योगदान से हुई थी। यह एक सुंदर त्रिकुटा मंदिर है, जो भगवान कृष्ण के तीनों रूपों जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान शिव व ब्रह्मा के अवतारों और उनके वाहनों को उकेरा गया है। होयसलेश्वर मंदिर परिसर में 2 जुड़वा मंदिर हैं, जिनके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और दोनों ही मंदिरों के गर्भगृह पूर्वाभिमुख हैं। दोनों ही गर्भगृह के बाहर नंदी हॉल है, जहां अपने आराध्य की ओर मुख किए हुए नंदी विराजमान हैं। ये मंदिर अपनी महानतम वास्तुशैली के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वास्तुकला की मशीनों द्वारा हुआ, जो तकनीक होयसल राजा विष्णुवर्धन के पास थी। मंदिर के ऊपर एक शिखर की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं, जो अब नहीं है। मंदिर ने कई बार आक्रांताओं के आक्रमण भी झेले हैं। समय के साथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी होता रहा है। कुछ समय पश्चात यहाँ विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ। होयलेश्वर मंदिर की वास्तुकला बेसर शैली से प्रेरित मानी जाती है। यह मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों शैलियों से बनाई गई है और इस शैली का उपयोग विशेषकर होयसल राजा ही किया करते थे। होयलेश्वर मंदिर का निर्माण एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर हुआ है और इस प्लेटफॉर्म पर 12 नक्काशीदार परतें बनी हुई हैं। इन परतों को जोड़ने में ना तो चूना सीमेंट का उपयोग हुआ है और न अन्य तरह के किसी पदार्थ का, बल्कि पत्थरों की परतों को इंटरलॉकिंग तकनीक के माध्यम से जोड़ा गया है। मंदिर की बाहरी दीवार पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। होयसलेश्वर मंदिर में स्थापित मूर्तियों को बनाने में सॉफ्ट पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो समय के साथ कठोर हो जाता है। मंदिर के अंदर पत्थर पर स्तंभ पर गोलाकार आकार दिया गया है। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के मुकुट पर मानव खोपड़ियां बनी हैं, जो मात्र 1 इंच चौड़ी हैं। इन छोटी छोटी खोपड़ियों को इस तरह से खोखला किया गया है कि उससे गुजरने वाली रोशनी आंखों के सुराख से होती हुई मुंह में जाकर कानों से बाहर लौट आती है। यह इस मंदिर की मुख्य विशेषता है। भारतीयों के द्वारा बनाया गया होयसलेश्वर मंदिर आज भी भारतीय ज्ञान प्रणालियों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और प्राचीन भारत के वास्तु विज्ञान को उद्घोषित भी कर रहा है। भारत के पर्यटकों से अधिक विश्व के अन्य देशों से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और अद्वितीय वास्तुकला के दर्शन कर अपने को धन्य मानते हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब समय है स्वास्थ्य प्रभाग का। स्वास्थ्य के लिए पाचन का विशेष महत्व है। अगर आप लगातार खराब पाचन की समस्या से जूझ रहे हैं तो जल्द ही आपको कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि पाचन तंत्र को स्वस्थ कैसे रखा जाए। बेहतर पाचन हमारे समग्र स्वास्थ्य और पाचन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ पाचन तंत्र भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है और ये सुनिश्चित करता है कि शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ने के लिए पाचन महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा, विकास और कोशिकाओं के निर्माण के लिए करता है। रक्त द्वारा उन्हें अवशोषित करने और पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने से पहले भोजन और पेय पदार्थ को पोषक तत्वों के छोटे अणुओं में बदलना चाहिए। पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन को यंत्रिकीय और रासायनिक रूप में छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है, जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है।
हमारी जीवन शैली का प्रभाव हमारे पाचन पर पड़ता है। डाइजेशन हमारे खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल में तब्दील कर देता है, जो कि एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे शरीर में एसिमिलेट हो जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है और वियर एंड टीयर को रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा डाइजेशन के जरिए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि हमारे शरीर की डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक हैं। कई कारक हैं जो पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। यदि आप वसायुक्त आहार का सेवन अधिक करते हैं, अधिक तेलीय और मसालेदार भोजन खाते हैं, रेशेदार पदार्थों का सेवन कम करते हैं, अधिक मात्रा में भोजन करते हैं, पानी व तरल पदार्थों का सेवन कम करते हैं, अधिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं, व्यायाम नहीं करते, शारीरिक श्रम में कमी है, नींद ठीक से नहीं आती या अनियंत्रित जीवन शैली है। इसके अलावा मधुमेह या आईबीडी जैसा कोई रोग है तो ये भी पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है और खराब पाचन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। खराब डाइजेशन के साइन एंड सिम्टम हैं खाने के बाद गैस का बनना, ब्लोटिंग का रहना, इनडाइजेशन, कब्ज का रहना या बार बार लूज मोशंस का हो जाना। इसके अलावा शरीर में थकावट रहना, लो एनर्जी का रहना, सिर में भारीपन, सिर में दर्द रहना, नींद ठीक से ना आना। खराब डाइजेशन की वजह से स्किन एलर्जीज काफ़ी अधिक होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है, खराब खाने से फूड एलर्जी होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। हमारा पाचन तंत्र ग्रहण किए गए भोजन और तरल को रसायन में परिवर्तित करता है और उसमें से पौष्टिक तत्वों को अलग कर उन्हें अवशोषित करता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। पाचन तंत्र में कई अंग होते हैं जिनके सहयोग से पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन की प्रक्रिया भोजन ग्रहण करने से शुरू होती है। खाना खाने के बाद भोजन की नली से होता हुआ पेट में पहुंचता है, फिर छोटी आंत में जहां पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और बड़ी आंत से निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, इसका प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। हाई फाइबर डाइट लें, जिसमें कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अधिक लें, ताज़ा घर का बना हुआ खाना खाएं, सही मात्रा में, सही समय पर, सही मन से। ज़्यादा तला हुआ, मसाले वाला, तेल वाला खाना खाने से बचें। पानी अधिक पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। प्रोबायोटिक जैसे कि दही का सेवन हमारे डाइजेशन के लिए अति उत्तम है। बाहर का तला हुआ, मसाले वाला खाना खाने से बचें, पर्टिकुलरली कटे हुए फल और सब्जियां। रेगुलर एक्सरसाइज करें, नींद पूरी लें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। अल्कोहल और तंबाकू का सेवन ना करें। यदि आप लगातार खराब पाचन की समस्या से जूझ रहे हैं तो जल्द ही आपको अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल खाने के ठीक तरह से न पचने के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खराब पाचन के कारण शरीर को भोजन में मौजूद सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए लंबे समय तक खराब पाचन का शिकार लोगों में कमजोरी और कम वजन की समस्या भी हो सकती है। हमारी जीवन शैली और खान पान का पाचन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि आप पाचन समस्याओं से बचाव करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र मजबूत बने, तो आहार पर विशेष ध्यान दें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के उपाय करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब समय है कार्यक्रम में एक अल्पविराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद,
डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मोदी जी जैसे एक बटन दबाते हैं तो किसान का 6,000 सालाना सीधा उसके बैंक खाते में जाता है, वैसे ही जब आप वोटिंग के दिन कमल का बटन दबाएंगे तो वोट सीधा मोदी जी को जाएगा। इसलिए कमल का बटन दबाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, योग शरीर और मन के विकारों को परिष्कार करने में परम सहायक होता है। शरीर से जुड़ी हमारी अनेकों समस्याएं प्राणायाम आसन आदि के अभ्यास से ठीक हो जाती हैं। आइए हम इस प्रभाग में जान लेते हैं कि मूत्र ग्रंथि से जुड़ी समस्या होने पर कौन कौन से आसन लाभकारी हो सकते हैं। नमस्ते, मैं संगीता जैन। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI ये बहुत आम समस्या है जो यूरिन के रास्ते में कोई संक्रमण की वजह से होती है। जब ये होती है तो पेशाब बार बार आना, पेशाब में जलन होना, कई बार रुक रुक कर पेशाब आता है, कभी इसकी वजह से बुखार भी आ सकता है और कई बार ये अपने अंदर के अंगों को और ज्यादा प्रभावित कर एक बड़ा स्वरूप भी ले सकती है। आइए जानते हैं कुछ योग के आसन जो यूरिन ट्रैक को स्वस्थ रखते हैं और इस समस्या से हमें मुक्ति दे सकते हैं। पहला आसन है भद्रासन। आप सभी परिचित हैं, बटरफ्लाई पोस्चर। दोनों पैरों को अच्छे से मिलाकर घुटनों को जमीन की तरफ लाते हुए जितना नजदीक अपने हील को ला सकें लेके आइए और धीरे धीरे तितली की तरह अपने पैरों को चलाइए। ये आसन पेल्विक रीजन में रक्त का संचार बढ़ाता है, जिससे यूरिन ट्रैक में संक्रमण को कम करने में मदद मिलती है। दूसरा आसन है मार्जरी आसन, जो आप सभी परिचित हैं। घुटने और हाथों के सहारे अपने बॉडी को करेंगे। श्वास लेते हुए स्पाइन को पीछे रखेंगे, गर्दन को ऊपर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हिप को अंदर, गर्दन को अंदर करेंगे। ये आसन पेट और पीठ की सभी मांसपेशियों को लचीला बनाता है, जिसकी वजह से पूरे सेंटर रीजन को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो यूरिनरी इन्फेक्शन होने में कमी आती है। अगला आसन हम लेट कर करेंगे पवन मुक्त आसन। साइड करवट करके आराम से लेट जाएं। दोनों पैरों को सीधा कर लें। पैरों को उठाते हुए घुटनों को चेस्ट के पास लाएं, हाथों से अच्छे से दबाव बनाएं। पेट के निचले हिस्से में संकुचन आता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जो पेल्विक रीजन को हेल्दी बनाता है और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन को सुधार देता है। इसी तरह से लेट कर भद्रासन में आराम करने की आदत डाल लें। ये भी हमारे पेल्विक एरिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और यूरिन ट्रैक हेल्दी होगा। जब शरीर में सारे ऑर्गन ठीक से काम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI लेडीज में बहुत कॉमन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है UTI का प्रकोप दिखता है अगर ध्यान न दिया जाए तो। बहुत ज़रूरी है ध्यान दें कि हम प्रोबायोटिक चीज़ें लें, जैसे दही छाछ पेट में जानी ही चाहिए और छाछ से बड़ा क्लियर यूरिनेशन होता है, साफ, और उससे सफाई सही रहती है। उस एरिया को हमेशा पानी से स्प्लैश करना,
साफ रखना, जब भी पेशाब की हो, जब भी पॉटी गए हो, वो वहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा। और टाइट कपड़े पहनना तो बिल्कुल बंद कर दें। हल्के फुल्के ढीले कपड़े हों तो ज़्यादा हेल्दी रहता है वो भाग। तो ये सारी बातों का ध्यान दें। कोशिश करें कि इन्फेक्शन ना हो। जहाँ दर्द हो वहाँ गर्म पानी की तेली का सेक करें। नमस्कार। और सुप्रभातम के प्रदर्शन के क्रम में अब समय है भाषा के उच्चारण संबंधी कुछ अंश सीखने का। संस्कृत पाठशाला सभी संस्कृत सीखने वालों के लिए ही नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं को जानने वालों के एवं सीखने वालों के लिए एक उत्तम प्रकल्प है। इसका जितना ज़्यादा अभ्यास हम करेंगे उतनी ही अधिक भाषाओं के प्रति हमारी समझ बनती जाएगी। आइए इसी क्रम में कर लेते हैं कुछ पुनरअभ्यास हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमस्कारः। अभिनवायां संस्कृतपाठशालायां पुनरपि स्वागतम नारायणदत्तपक्षतः सर्वेषाम्। आप सभी को मालूम है कि संस्कृत में उच्चारण की दृष्टि से या स्वरूप की दृष्टि से हम संयुक्ताक्षरों के दो प्रकार देखते हैं। पहले प्रकार को हमने साधारण संयुक्ताक्षर के रूप में जान लिया है, तो इसी क्रम में आज बात करेंगे विशेष संयुक्ताक्षरों की। हम जानते ही हैं कि 2, 3, 4 या इससे अधिक व्यंजन वर्ण जब मिलते या संयुक्त होते हैं तब हम उन्हें साधारण रूप से संयुक्ताक्षर कहते हैं। और हम देख चुके हैं कि संयुक्ताक्षर होने पर हमें उच्चारण की ओर अधिक ध्यान देना होता है। पर जब संयुक्ताक्षर होने पर उच्चारण में कुछ विशेष अंतर आ जाए, जैसा कि हम देखते हैं बल्कि सुनते हैं, तब हम उन संयुक्ताक्षरों को विशेष कह सकते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा के शुद्ध स्वरूप या शुद्ध उच्चारण को हम ध्यान में रखें तो 2 संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण हम में से कई गलत कर बैठते हैं। कौन से हैं वे 2 संयुक्ताक्षर? आइए पहले यह जान लेते हैं और फिर जान लेंगे कि उनके उच्चारण में हम क्या कमी कर जाते हैं और क्या है समाधान या उनके शुद्धतम उच्चारण। 2 विशेष संयुक्ताक्षर हैं क्ष और ज्ञ। आज इन 2 विशेष संयुक्ताक्षरों में पहले संयुक्ताक्षर यानी क्ष पर कर लेते हैं चर्चा। पहले यह देखते हैं कि कैसे बना है यह विशेष संयुक्ताक्षर, यानी किन 2 वर्णों, अक्षरों या व्यंजनों के संयोग से बना है यह संयुक्ताक्षर। जी हाँ, उच्चारण की दृष्टि से विशेष पहला संयुक्ताक्षर है क्ष, जो बना है क और श के योग से। क और श मिलकर बनते हैं क्ष। अब क्रम है संयुक्ताक्षर से सज्जित शब्दों को रखने का, ताकि हम उनके उच्चारण को समझ सकें और शुद्धतर या शुद्धतम उच्चारण स्वयं भी कर सकें। आइए संयुक्ताक्षर क्ष से बने कुछ शब्द हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। शिक्षा, जो बना है श, ई, क, श और आ इन वर्णों के या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द है क्षमा, जो बना है क, श, अ, म और आ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द है कक्षा, जो बना है क, अ, क, श और आ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द देख लेते हैं क्षमता, जो बना है क, श, अ, म, अ, त और आ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। ठीक इसी तरह एक और शब्द है सक्षम, जो बना है स, अ, क, श, अ, म और अ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। ऐसे ही कई शब्द हैं समीक्षा, पर्यवेक्षक, समीक्षक आदि आदि। इन सभी उदाहरणों में क और श से बना हमारा विशेष संयुक्ताक्षर है क्ष, जिसका उच्चारण कुछ विशेष है, अर्थात 2 व्यंजन संयुक्त हुए और दोनों ही व्यंजनों के अपने अपने उच्चारण के साथ हमने प्रयोग किया। वैसा यहाँ नहीं होता। जैसे प और र के संयोग में हमें एक शब्द मिलता है प्र, और ये संयोग जो है वो कुछ अलग उच्चारण हम उसमें नहीं देखते। लेकिन जब यहाँ क और श को मिलाकर कुछ हम उच्चारण जब करते हैं तो कुछ अलग उच्चारण होता है, और यह संस्कृत में हम विशेष रूप से देखते हैं। सार रूप में क्ष इस संयुक्ताक्षर के उच्चारण में कुछ पारंपरिक भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं।
और कई बार ऐसे उच्चारणों को संस्कृत के उन शास्त्रों द्वारा ही सिद्ध करने का प्रयास होता रहता है जहां मात्रा, अक्षर या वर्ण, पद आदियों के उच्चारण पर बहुत ही गंभीरता के साथ विचार किया गया है। और उन ग्रंथों में आरण्यक, प्रातिशाख्य तथा कई शिक्षा ग्रंथ सम्मिलित हैं। पर हम जानते हैं कि एक प्रसिद्ध सूक्ति है, विद्या विवादाय धनम मदाय। इसलिए कई बार इन्हीं ग्रंथों में कुछ अलग सिद्धांत भी मिलते हैं, या ऐसा न मिलने पर लोक प्रयोग को अधिक महत्व देने का तर्क रख दिया जाता है। ऐसे में इस उच्चारण की विशेषता को लोग अस्वीकृत भी करते हैं। ऐसे में केवल क्ष का उच्चारण भी लोग करते हैं, जैसे शिक्षा ऐसा कभी कहते हैं, सक्षम ऐसा भी कहते हैं। पर एक बात यह है कि लेखन में यानी लिपि में भी इस संयुक्ताक्षर को हम कुछ विशेष रूप में देखते हैं। तो ऐसे में इस संयुक्ताक्षर का उच्चारण क्ष या छ न कर, जैसे हम कभी कहते हैं कक्षा, कक्षा को, तो ये न कर हम क्ष इस रूप में करें, कक्षा इस रूप में करें। यानी और भी कई शब्द हैं इस तरीके से, समीक्षा, परीक्षा, अक्षर, क्षरण, समीक्षक, पर्यवेक्षक, इन सभी शब्दों में हम क्ष इस संयुक्ताक्षर के शुद्ध उच्चारण का प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसे संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करते हैं जहां क्ष का प्रचुर प्रयोग है। वह श्लोक है, शत्रून् शीघ्रं क्षपयति क्षमते सज्जनान् सदा भवादृशो न दृष्टोन्यो देवो दानिषु सक्षमः। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। और इसी के साथ सुप्रभातम कार्यक्रम में देखने व दिखाने के क्रम को देते हैं विराम। पुनः अपने इन्हीं प्रभागों में नए विषय, नई सामग्री लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए टीटी न्यूज़।